गुड इवनिंग, सलाम। ये जो मौजू है, टाइम, हाउ टू स्टॉप इट एंड व्हाट विल हैपन, इस तरह की बातें तो अफसानों में होती हैं। हीरो हीरोइन आपस का मिलाप हो जाता है, वक्त रुक जाता। खैर, हम नावलों में और किस्से कहानियों में नहीं जाना चाहते हैं। हम इसको फिजिक्स के हवाले से समझना चाहेंगे कि वक्त क्या है और क्या हम इसे रोक सकते हैं, और अगर हमने किसी तरह से वक्त को रोक दिया तो फिर क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मेरे पास या किसी के पास वक्त का कोई अच्छा डेफिनेशन नहीं है। हम नहीं जानते कि वक्त है क्या। हमें पता है कि जब वाकयात होते हैं, एक वाकया पहला होता है, फिर कोई दूसरा वाकया होता है, इनके बीच में जो दौरानिया है वो कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, उसको हम वक्त कहते हैं। तो जैसा कि ये एक वाकया हुआ, ये दूसरा वाकया हुआ, इनके बीच में कुछ फर्क था ना, उस फर्क को हम टाइम कहते हैं। अच्छा, अब ये जो दौरानियां हैं, न्यूटन के जमाने में ये ख्याल था कि ये हर एक के लिए मुसावी है, बराबर है, कि जो दौरानियां मैं देखता हूं सो आप देखेंगे, सो वो शख्स देखेगा जो रॉकेट में बैठा है और जो बहुत तेजी से हरकत करता चला जा रहा है गैलेक्सी के उस पार, कि कोई फर्क नहीं है। ये वो सोच है जो पहले हुआ करती थी। लेकिन जब आइंस्टाइन ने इस मसले के ऊपर गौर किया, उसने कहा कि नहीं, क्या ये हो सकता है कि जो वक्त एक मुबस्सिर का है, ऑब्जर्वर का है, और जो वक्त, जो दौरानिया दूसरा मुबस्सिर देखता है, क्या दोनों में फर्क हो सकता है। तो आइंस्टाइन सादा आदमी था। उसने कहा कि मैं नहीं जानता कि वक्त क्या है, लेकिन मैं समझता हूं कि एक ही चीज माने रखती है, और वो ये कि हम उसे नापते कैसे। फिजिक्स में हम फलसफे में नहीं पढ़ते। हम नहीं कहते कि ओ वो चीज ऐसी है, वो चीज वैसी है। हम कहते हैं कि हाउ डू वी मेजर इट, उसकी पैमाइश हम कैसे कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर हम एक फुटा लेकर जान सकते हैं कि इस बांह की लंबाई कितनी है, 3 फुट है, जितना भी है। हमारे पास कोई ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए जिससे हम लगा लगा कर ये मालूम कर लें कि इसकी लंबाई कितनी है। और एक जमाना था जब 1 मीटर रॉड रखा जाता था पेरिस में। पेरिस में क्यों? इसलिए कि पेरिस उस जमाने में मरकज था साइंटिफिक रिसर्च का, और उस खास लंबाई को 1 मीटर कहा जाता है। खैर, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि देखें, जब आप मीटर रॉड रखते हैं तो गर्मी सर्दी से वो सिकुड़ सकता है और फैल सकता है। लिहाजा वो बहुत अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है। इट इज़ ओनली एक्यूरेट टू 1 पार्ट इन 10,000। अब तो हमारे पास ऐसे तरीके हैं लेंथ मेजर करने के जो 1 पार्ट इन बिलियन बिलियन है। तो वो ठीक है, इब्तदाई ज़माने में ठीक था। चलिए, इस तरह से लेंथ तो नापी जा सकती है, लेकिन टाइम, हाउ डू यू मेजर टाइम? टाइम के लिए हमें एक आला की ज़रूरत है। उस आले को क्या कहते हैं बताइए? घड़ी कहते हैं। ऑफ कोर्स घड़ी कहते हैं उसको। तो मेरे सामने भी एक घड़ी है, आपके हाथ, कुछ लोगों के हाथों पर भी बंधी हुई होती है। सादा किस्म की घड़ियां भी हैं। आपका दिल भी एक घड़ी है ना।
जब ये दिल धड़कता है तो चलिए 1 मिनट में कितने 30 72। अच्छा, आपका दिल तो बहुत तेजी से धड़कता है। मैं योर क्लॉक इज फास्ट, लेकिन ठीक है, किसी का 50 होगा, किसी का 70 होगा, किसी का 80 होगा। लेकिन यह कि एक और दूसरी धड़कन में जो दौरानिया है वो अप्रोक्सीमेटली एक क्लॉक की तरह है, क्योंकि वो उसमें तवातुर है। ये जो आपके सामने है रेत, इसमें बहुत बारीक रेत भरी जाती है, सैंड ग्लास जिसको कहते हैं। पुराने ज़मानों में इसको इस्तेमाल किया जाता था वक्त जानने के लिए। फिर और क्या क्या तरीके होते हैं? एक तो ये कि ज़मीन घूमती है और आप जितना वक्त लगता है एक मुकम्मल चक्कर काटने के लिए, उसको 24 में तकसीम किया गया, तो 24 घंटे एक दिन के बराबर है। आपको कैसे पता चलता है कि एक पूरा चक्कर मुकम्मल हुआ? इसलिए कि सूरज को देखकर दोपहर को ठीक 12 बजे इट इज एट द मैक्सिमम। वो भी एक घड़ी है लिहाजा, और अच्छी घड़ी है, बहुत परफेक्ट नहीं है। क्यों परफेक्ट नहीं है? इसलिए कि जमीन का घुमाव जो है वक्त के साथ कम, उसकी स्पीड कम होती जा रही है। इट इज लूजिंग सम स्पीड, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन समझ लीजिए कि एक सदी में कोई 1 सेकंड का बहुत कम हिस्सा है, मे बी 1,000th of 1 second every century, वो उसकी रोटेशन आहिस्ता हो रही है। हाँ, एक और भी घड़ी है, जमीन जो सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, जिसको हम 1 साल कहते हैं और जिसको हम 365 दिनों में तकसीम करते हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो वो भी एक अच्छी घड़ी है। लेकिन उस घुमाव में भी कमी आती जा रही है। लिहाजा जो हमने अब तक देखे हैं वो परफेक्ट क्लॉक्स नहीं है, अच्छे क्लॉक्स हैं। खैर, आजकल ऐसे क्लॉक्स जो एटॉमिक क्लॉक्स हैं बनाए गए, जो पार्ट इन अ बिलियन की एक्यूरेसी रखते हैं। अच्छा, तो ये वक्त मेजर करने के आले हैं। दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स बाय विच वी मेजर टाइम। और फिर मैं इस बात पर इसरार करूंगा कि वक्त कोई माने नहीं रखता जब तक कि आपके पास कोई ऐसी चीज ना हो जो बता सके कि वक्त गुजर रहा है। अब आइंस्टाइन, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सादा आदमी था। उसने कहा कि मुझे एक ऐसी घड़ी बनानी है जो बहुत ही सिंपल है, और वो मैं यूं बनाऊंगा कि मैं खड़ा हूं और मेरे हाथ में एक टॉर्च है, फ्लैशलाइट है। उस फ्लैशलाइट से मैं सिर्फ एक फोटोन छोड़ता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, रोशनी जर्रों की बनी हुई है और हर जर्रे की स्पीड होती है। हर रोशनी के फोटोन की स्पीड एक बराबर होती है। अब देखिए, ये आइंस्टाइन का एक बहुत बड़ा कदम था। इट was something very very new। आइंस्टाइन का ये कहना कि रोशनी का हर जर्रा, खा वो सुर्ख रोशनी का जर्रा हो या हरी रोशनी का जर्रा हो, या ये तो विजिबल लाइट है ना, लेकिन एक्सरेज ले लीजिए। एक्सरे क्या होता है? एक्सरे भी रोशनी है, लेकिन
रोशनी जिसकी फ्रीक्वेंसी उस बहुत ज़्यादा है इस आम रोशनी की फ्रीक्वेंसी से, तो एक्सरे का फोटोन जो है वो भी उसी स्पीड पे चलेगा जिस पर इस आम रोशनी का फोटोन चलता है। और आप जानते हैं ना कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसका पूरा स्पेक्ट्रम है, जीरो से लेकर उस तरफ कोई इंतहा भी नहीं है। तो एक तो ये आम रोशनी है, तो उससे अगर आप नीचे की तरफ जाएं तो माइक्रोवेव्स आते हैं, वो माइक्रोवेव्स जिससे आपका ओवन चलता है। और नीचे चले जाएं तो रेडियो वेव्स आते हैं, और रेडियो वेव्स में एफएम स्टेशन जो आप ज़्यादा शौक से सुनते हैं, अच्छे गाने आते हैं उस पर, तो वो भी रेडियो वेव्स हैं। उससे नीचे तो एएम जिस पर प्रोपेगेंडा आता है, तो दैट्स आल्सो रेडियो वेव्स। और नीचे चलते जाएं तो ज़ीरो तक आप पहुंच सकते हैं। अच्छा, इस तरफ आप जाएं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सरेज आते हैं, फिर एक्सरेज के बाद आते हैं गामा रेज। गामा रेज वो हैं जो हर चीज में से गुजर जाते हैं। एक्सरेज तो खैर आपके जिस्म से गुजर जाते हैं ना, लेकिन गामा रेज तो और ज्यादा पेनिट्रेट कर सकते हैं। और फिर गामा रेज के बाद बस आप चलते चले जाएं आगे तक। गर्ज ये कि हर फोटोन, खा वो इस एनर्जी का इस रेंज का हो या उस रेंज का, इट विल ट्रैवल एट द सेम स्पीड। दैट स्पीड इज, हर एक जानता है रोशनी की क्या रफ्तार है, 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड। यानी कि 1 सेकंड में रोशनी जमीन के गिर्द 7 चक्कर लगा सकती है। यहां से सूरज तक का फासला कितना है, 8 मिनट का। यहां से चांद तक का फासला कितना है, तकरीबन 1 सेकंड का, 1-1.25 सेकंड, इस तरह से। ओके, तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये सारे फोटॉन्स एक ही स्पीड पे चलते हैं। अब दूसरी बड़ी बात ये, और देखें आइंस्टाइन ने ये जो बात पहले, ये एक मफरूजा था, ये एक असम्पशन था। असम्पशन को आप प्रूव नहीं कर सकते, असम्पशन को आप जरूर टेस्ट कर सकते हैं। तो जो आइंस्टाइन ने ये पोस्टुलेट बनाया, तुक्का आप कह सकते हैं, लेकिन तुक्का अच्छा लफ्ज नहीं है, कि द स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इवन इफ इट इज कमिंग फ्रॉम समथिंग दैट इज मूविंग। तो फर्ज कीजिए कि एक रॉकेट हमारी तरफ आ रहा है और उस रॉकेट के ऊपर कोई टॉर्च लगा हुआ है, टॉर्च क्या, लेजर लगा हुआ है, वो लेजर हमारी तरफ ऐसे बीम कर रहा है। अब वो रॉकेट बहुत तेजी से आ रहा है, चलिए 50,000 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से, तो उससे जो रोशनी को हमारी तरफ आना चाहिए उसमें 50,000 का इजाफा होना चाहिए ना। जिस रफ्तार पे जमीन पर एक रोशनी का जर्रा चलता है, अब ये 50,000 उसमें इजाफा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो रोशनी जो उस रॉकेट शिप से खारिज होगी वो भी उसी स्पीड पे चलेगी जिस स्पीड पर रोशनी हमारे यहां चलती है। अच्छा, वो रॉकेट अब यूं गुजर जाएगा और फिर उसने लेजर हम पर ऐसे दागा, तो ये नहीं कि उस रोशनी की स्पीड, उसके फोटॉन्स की स्पीड कम हो जाएगी, वो भी स्पीड ऑफ लाइट होगी, यही जो 3 लाख किलोमीटर फी घंटा है। तो गर्ज ये कि आइंस्टाइन ने कहा कि द स्पीड ऑफ लाइट इज द सेम। आप हरकत कर रहे हो, खड़े हो, ये रोशनी इस रंग की हो, उस रंग की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ऑलवेज द सेम। अच्छा, तो इससे चलिए हम एक घड़ी बनाते हैं, और जैसा कि हमारी बात हुई, वक्त तभी माने रखता है जब आपके पास घड़ी होती है। तो
अब देखिए, बात यह है कि बगैर फॉर्मूले के फिजिक्स की ऊपरेली बातें हो सकती हैं, लेकिन जो गहराई में हम जाना चाहते हैं, आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। थोड़े से फॉर्मूले मैं इस्तेमाल करूंगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा हौसला कीजिए। ये बात बिल्कुल वाजे हो जाएगी कि क्यों मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप जानते हैं कि रफ्तार क्या चीज़ है। रफ्तार, स्पीड, वो फासला बटा वक्त होता है। जितना वक्त गुजरता है तो उसी हिसाब से आप ज़्यादा फासला तय करते हैं, और स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम। अच्छा, तो अब यहां पर आइंस्टाइन खड़ा है और आइंस्टाइन ने एक फोटॉन ऊपर फेंका। वो फोटॉन इधर गया, उसने डिस्टेंस डी तय किया। तो ये डिस्टेंस, ये फासला डी किसके बराबर होगा? स्पीड इनटू टाइम। उस फोटॉन की स्पीड कितनी है, हम उसको कोई अलामत देते हैं, उसको हम c कहेंगे, और जितना वक्त दरकार है ऊपर जाने के लिए उसे हम t कहेंगे। तो इसको यहां से यहां तक जाने में वक्त t लगेगा, और इस t को हम एक नाम देंगे। t को हम कहेंगे प्रॉपर टाइम। जो आइंस्टाइन के मुताबिक है। फिर बाद में मैं आपको एक गाड़ी में बिठाऊंगा, तो आइंस्टाइन का टाइम और आपका टाइम एक नहीं होगा। c रोशनी की रफ्तार है। तो यहां से फिर क्या पता चला कि इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि t बना यहां से d बटा c, d ओवर c। ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द स्पीड। अच्छा, तो ये आइंस्टाइन साहब बैठे हैं, इन्होंने ये जान लिया कि वक्त इतना लगता है जितनी ये ऊंचाई है। अच्छा, ये यहां पर अगर कोई शीशा रखा जाए तो ये फोटॉन इससे टकराकर वापस आ जाएगा, और आइंस्टाइन को फिर जो टाइम एक्चुअली दिखाई देगा जाने और आने का, वो इसका डबल होगा। t वक्त लगता है ऊपर जाने के लिए, t वक्त लगता है नीचे आने के लिए। ठीक हो गया? एवरीबडी क्लियर ऑन दैट? मेरे ख्याल है उन छोटी बच्चियों को भी ये बात समझ आ गई है ना? हाँ। अच्छा, अब आपको मैं गाड़ी में बिठाता हूं और यहां आप, और उस गाड़ी की जो ऊंचाई, उसकी छत जो है वो आइंस्टाइन की गाड़ी के ठीक बराबर है। आइंस्टाइन खड़ा है, आप इस तरफ यूं जा रहे हैं और आपकी स्पीड इस तरफ, उसको हम कोई अलामत देंगे, हम उसको v कहेंगे, v फॉर वेलोसिटी, कोई बात। अब जो आप अपनी गाड़ी में बैठे होंगे और उसकी ऊंचाई भी उतनी, आपके पास भी वही टॉर्च है, एक फोटॉन इधर से ऊपर गया, छत से वापस आया, आप भी अपनी गाड़ी में बैठे हुए ये देखेंगे कि इतना वक्त लगता है d बटा c। इसीलिए मैंने इसको प्रॉपर टाइम का नाम दिया। सो इट विल बी द सेम वेदर इट इज आइंस्टाइन और इट इज यू और समबडी एल्स। जो अपने फ्रेम में खड़ा है, अपनी गाड़ी में बैठा है, वो देखता है कि इतना वक्त दरकार है। लेकिन अब हम ऐसे करेंगे कि ये देखेंगे कि आइंस्टाइन आपकी घड़ी के बारे में
क्या कहता। तो आइंस्टाइन देख रहा है कि आप इस स्पीड से इस तरफ जा रहे हैं, तो उसने ये देखा कि आपने जो यहां से फोटोन छोड़ा वो निकला तो सही, लेकिन आपका ये जो शीशा है ये आगे चला गया और वो शीशा इधर तक पहुंचा, तो ये फोटोन इधर गया और इससे टकराकर फिर आगे जाएगा, वापस आएगा, वो हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये इतना फासला इसने तय किया। तो आइंस्टाइन ये जानना चाहता है कि कितना वक्त गुजरा, उसको कोई अलामत दीजिए, उसको हम छोटा टी कहेंगे। तो उस छोटे टी, तो आइंस्टाइन ने देखा कि आपका जो ये ऊपर वाला शीशा है उसने इतना फासला तय किया, यहां से यहां तक वी का, फिर इससे टकरा के वापस आ जाएगा। ये ऊंचाई तो डी है। और अब फिथागोरस ने हमें 2500 साल पहले ये बताया था कि इसकी कितनी लंबाई होगी। ये आप जानते हैं ये क्या है? जिस स्पीड पे आइंस्टाइन देख रहा है आप उस तरफ जा रहे हैं v, और जितना वक्त लगा इसको यहां से यहां तक पहुंचने में, उसको t कहा। ये ऊंचाई तो d है ही। तो ये कितना है? हाँ, स्क्वायर का सम, स्क्वायर रूट। हाँ, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ d स्क्वायर्ड प्लस v स्क्वायर्ड t स्क्वायर्ड। हाँ, तो ये अब हमें पता चला कि इस फोटोन को ज्यादा फासला तय करना पड़ा। आइंस्टाइन के बकौल इस फोटोन को यहां तक जाने में इतना फासला तय करना पड़ा, तो फिर वक्त कितना लगेगा? फासले को आप स्पीड से तकसीम करेंगे, है ना? यही चीज जो हमने यहां पर की है, फासले को हमने स्पीड से तय की है, इसे तकसीम किया है यहां पे। तो हम यहां भी बिल्कुल वही करेंगे। लिहाजा वो वक्त जानने के लिए t को हम इस फासले से को हम c से तकसीम करेंगे। अच्छा, ये बिल्कुल वैसी ही चीज है। ये देखें, अगर तो स्पीड 0 होती, v को अगर हम 0 करते, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर्ड जो कि d है यही हो जाता। फर्क अब आ गया है क्योंकि ये v यहां पर मौजूद है। अच्छा, अब बाकी बहुत आसान हो गया हमारे लिए। अब बस दोनों साइड का स्क्वायर लीजिए, मुरब्बा लीजिए, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर्ड इक्वल्स डी स्क्वायर्ड प्लस वी स्क्वायर्ड टी स्क्वायर्ड, और इसको सी स्क्वायर्ड से तकसीम करना। अच्छा, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। ये जो डी स्क्वायर्ड बाई सी स्क्वायर्ड है वो टी स्क्वायर्ड हो गया, है ना? ये डी बटा सी टी है, इसका मुरब्बा ये हो गया, और इसमें हमें ये जमा करना, वी स्क्वायर्ड बाई सी स्क्वायर्ड टी स्क्वायर्ड। बस इससे एकदम टी निकल आएगा। मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, तो इसको हम मिटा देंगे यहां पर। क्या मिला हमें इस टी स्क्वायर्ड को यहां लाने से? टी स्क्वायर्ड इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर्ड ओवर सी स्क्वायर्ड बराबर है टी स्क्वायर्ड के
और फिर यहां से एकदम ये नतीजा निकला कि t इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर्ड ओवर c स्क्वायर्ड। ये वो नतीजा है जिसने दुनिया को चौंका दिया। अब देखें, ये सिर्फ चंद स्टेप्स में मैंने आपको एक इतनी बड़ी चीज दिखाई है जिससे अकल हैरान रह जाती है, मगर इसको समझने की जरूरत है। समझने के लिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि है ना, फिजिक्स में हम हर चीज को सादा करने की, मुमकिन हद तक सादा करने की कोशिश करते। तो अगर मैं खड़ा हूं तो वी, सॉरी मैं नहीं, आप खड़े हैं, आप इधर हैं, आइंस्टाइन आपको देख रहा है। अगर आप खड़े हैं तो आपके टाइम में और आइंस्टाइन के टाइम में कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि v 0 है और t ठीक t के बराबर हो गया, क्योंकि जो 1 का स्क्वायर रूट है वो खुद 1 है। लिहाजा आइंस्टाइन और आपके बीच में बिल्कुल मुताबिकत होगी वक्त के एतबार से। लेकिन जब v बढ़ेगा तो ये जब बढ़ता चला जाएगा तो ये फैक्टर छोटा होता चला जाएगा, जिसका मतलब ये कि टाइम को आप एक छोटे नंबर से तकसीम कर रहे होंगे, जिसका मतलब ये कि t वो टाइम जो आइंस्टाइन देखता है, जो देखता है कि आपकी घड़ी के मुताबिक, वो बढ़ता चला जा रहा है। तो आइंस्टाइन इस नतीजे पे पहुंचा कि आपकी घड़ी सुस्त चल रही है। और आइंस्टाइन आखिर ज़हीन आदमी, उसको पता है कि आपकी अगर घड़ी सुस्त चल रही है तो ये नहीं कि सिर्फ आपकी घड़ी में कोई खराबी, आपकी हर चीज सुस्त चल रही है। आपका दिल भी आहिस्ता धड़क रहा है। तो 70 से कितना, 70 कहा था ना आपने? हाँ, तो 70 फी सेकंड। अब वो धड़कन इतने 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 वक्त के बाद हो रही थी, ऐसे लगता है कि रुक ही गया दिल। सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, योर क्लॉक इज रनिंग स्लोअर स्लोअर स्लोअर, जैसे जैसे ये वी बढ़ता है। तो ये मौजू था ना, हाउ टू स्टॉप टाइम। इजी, भागें, तेजी से भागें। The faster you run, the more Einstein will think that your clock is running slow. और अगर आप उस स्पीड पे भाग सकते जो रोशनी की रफ्तार है, तो फिर तो घड़ी रुक जाती। खैर, आप उस स्पीड से नहीं, लेकिन आप, मुझे पता, बहुत तेज दौड़ सकते हैं, तो आप रोशनी की स्पीड के बहुत बहुत करीब आ सकते हैं। यू कैन गेट टू 0.99999 of the speed of light. As you go closer and closer, तो घड़ी सुस्त चलती दिखाई देगी। अच्छा, अब उल्टा इसको देखते हैं। आप अपनी गाड़ी में खड़े, आप देखते हैं कि फोटोन को ऊपर जाने और आने में वक्त तो ये लगता है, जितनी ऊंचाई है उसको आप रोशनी की रफ्तार से तकसीम करें। आप कहते नहीं नहीं, मेरी घड़ी में कोई खराबी नहीं है, ये आइंस्टाइन है जो उस तरफ भाग रहा है, आइंस्टाइन की घड़ी सुस्त है। तो अब हम फिर अदालत में एक केस ले जाते हैं। अदालत ये फैसला करे कि आइंस्टाइन की बात सही है कि आपकी बात सही है।
आइंस्टाइन कह रहा है कि आपकी घड़ी सुस्त चल रही है, आप आइंस्टाइन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि आपकी घड़ी सुस्त चल रही है। अदालत का फैसला है कि दोनों की बात ठीक है, और है इसलिए कि टाइम डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर। ये बात बिल्कुल ठीक थी कि आइंस्टाइन के बकौल आपकी घड़ी सुस्त हो गई है, वक्त का गुजर स्लो हो गया है, और आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है कि आइंस्टाइन की घड़ी आहिस्ता चल रही। अच्छा, क्या इसको तजुर्बाती तौर पर हम किसी तरह से आजमा सकते हैं? चलिए ऐसे करते हैं, आइंस्टाइन को खड़ा रखते हैं इधर, आप निकल जाएं सफर पर, लंबा सफर करके आए आप बहुत दूर तक, बहुत सालों तक सफर करते जाएं और बहुत बहुत तेज स्पीड के साथ। जब आप पलटकर वापस आएंगे तब आप ये देखेंगे कि आइंस्टाइन है ही नहीं, मर गया, उसको मरे हुए 100 साल हो गए, आप तो जिंदा हैं। तो हुआ ये कि आपके लिए वक्त आहिस्ता गुजरा, आइंस्टाइन के लिए नॉर्मल था। जब आप पलटकर वापस आए, आप जवानी में गए, आप जवान ही लौटे, आइंस्टाइन चल बसा। सो दिस इज समथिंग दैट इज टेस्टेबल। चलिए, हम ये इंसानों के साथ तो कर नहीं सकते, लेकिन हम ऐसे जर्रों के साथ ये एक्सपेरिमेंट बारहा कर चुके हैं। बल्कि आप ये कहें कि दिन में लाखों दफ़ा ये टेस्ट किया जाता है। तो ऐसे है कि एक जर्रा है, बहुत से जर्रे होते हैं जो सिर्फ एक लम्हे के लिए कायम रहते हैं और फिर ये फना हो जाते हैं, दूसरे पार्टिकल्स में तब्दील हो जाते हैं। उनके नाम भी लेना ज़रूरी नहीं, क्योंकि ऐसे बेशुमार पार्टिकल्स हैं जो डिके हो जाते हैं। रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स ऐसे ही होते हैं ना। अच्छा, तो ये आपके सामने है, ये एक पल के लिए यहाँ रहता है। अब आप इसको यूं भेजें उस तरफ और वापस लेकर आए। खैर, वो सीधी लाइन में तो ले जाना लाना मुमकिन नहीं है, लेकिन आप इसको घुमा सकते हैं। और जो पार्टिकल एक्सेलरेटर्स होते हैं उसमें ये जर्रे तकरीबन रोशनी की रफ्तार पर घुमाए जाते हैं। 0.9999, in fact we can get to a very close 0.99999 times the velocity of light। सिर्फ 0.00001 का फर्क रहता है। वो पार्टिकल्स जो वैसे तो इस एक पल में खत्म हो जाते हैं, जब आप उनको खूब तेजी से घुमाते हैं तो वो कायम रहते हैं हजारों चक्रों तक, यानी कि उनकी जिंदगियां दराज हो जाती हैं। जिस तरह आपकी जिंदगी दराज हो गई क्योंकि आप गए और वापस आए। हाँ, हम आपको भी बिठा सकते हैं उसमें, लेकिन फिर सर चकरा जाएगा उससे। मैरी गो राउंड पे आप बैठें, हाँ एक्चुअली इट इज सीरियस। आप जब मैरी गो राउंड पे बैठते हैं तो आपकी जो 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 अच्छा, तो ऐसे कि जो मैरी गो राउंड चलाता है ना, वो उसके लिए कम वक्त गुजरता है, सॉरी उसके लिए ज़्यादा वक्त गुजरता है, और आपके लिए कम वक्त गुजरता है। लेकिन खैर वो रकम जो है, इट इज़ 1 पार्ट इन अ ट्रिलियन जिलियन, बहुत ही कम है, उसे मेजर करना भी मुमकिन नहीं। मैरी गो राउंड को छोड़िए, जब आप ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाते हैं जहाज़ पे, तो वो जो ज़मीन पर मौजूद हैं उनके लिए ज़्यादा वक्त गुजरा, आपके लिए कम वक्त गुजरा।
अगर आप स्पीड ऑफ लाइट पे इसके गिर्द चक्कर लगा सकते, उसके करीब लगा सकते, तो वक्त आपके लिए ठहर जाता। तो ये एक रास्ता है जिससे हम वक्त के गुजर को आहिस्ता कर सकते हैं और उसे तकरीबन रोक सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, इसका ताल्लुक तो रफ्तार के साथ था, लेकिन एक और चीज है जो वक्त के गुजर को सुस्त कर देती है, आहिस्ता कर लेती है, और वो है ग्रेविटी। ग्रेविटी जितनी ज्यादा होगी उसी हिसाब से वक्त का गुजर आहिस्ता हो जाएगा। और ये मैं ऐसे बहुत इसका कोई बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन मैं वो फिर भी कोशिश करता हूं। ये एक्यूरेट नहीं है, लेकिन इससे अंदाजा हो जाता है कि क्या हो रहा है। वक्त के ग्रेविटी क्यों वक्त को स्लो कर देती है। आपको पता है कि मैं एक चीज को जब ऊपर उठाता हूं ऐसे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है और मुझे काम करना पड़ता है इसको ऊपर उठाने के लिए। अच्छा, अगर एक फोटोन नीचे से ऊपर ले जाया जाए, तो आपने जमीन से छोड़ा इसको। अच्छा, ये बात मैं आपको बताता चलूं कि ये जो आइंस्टाइन की घड़ी थी, इसमें कोई ग्रेविटी नहीं थी। ये जो नतीजा उसने अखज किया था, जिसने दुनिया को हिला दिया, ये सन 1905 की बात है। और इसी से जो आइंस्टाइन की मशहूर इक्वेशन है E=mc², जिसके पीछे बॉम्ब भी है, बॉम्ब ही उसी पे इक्वेशन पर बेस्ड है, न्यूक्लियर पावर भी उसी पे बेस्ड है। तो इसमें ग्रेविटी का कोई अमल दखल नहीं है, यहां कोई ग्रेविटी नहीं है, यहां भी नहीं है। अब मैं ग्रेविटी की बात अलग कर रहा हूं। तो फोटोन नीचे से ऊपर जाता है, इसकी एनर्जी में कमी आती है। क्यों कमी आती है? क्योंकि इसको ऊपर जाने में कुछ, आप समझ लीजिए कि जोर लगा। आपको भी ना जोर लगाना पड़ता है सीढ़ी चढ़ने के लिए। तो जो फोटोन की एनर्जी है उसमें यूं इतनी कमी आएगी, मास इनटू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टाइम्स द डिस्टेंस। अगर d फासला ऊपर जाना पड़ा फोटोन को यहां से यहां तक, अब इससे फोटोन की एनर्जी में कमी आई और उसकी मिकदार इतनी है। तो फोटोन की जब एनर्जी कम होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है। और फ्रीक्वेंसी क्या है? इट इज हाउ मेनी टाइम्स इट इज वाइब्रेटिंग। फ्रीक्वेंसी, जिसको f की अलामत देते हैं, f इज 1/द टाइम। अगर फ्रीक्वेंसी में कमी आती है तो उसका मतलब यह कि टाइम फॉर वन वाइब्रेशन गोज अप, यानी कि फोटोन थक जाता ऊपर जाते जाते, और इसी वजह से वो कम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता। सो इन अदर वर्ड्स, टाइम passes slower in a gravitational field. अच्छा, हम ब्लैक होल में बैठे हैं। ब्लैक होल के ओरिजिन पर आप जाते हैं तो वहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा शिद्दत रखती है कि जैसे जैसे आप उसके नजदीक जाते हैं वैसे वैसे वक्त ठहर जाता है, बकौल उस शख्स के जो बहुत बहुत दूर है। क्योंकि फोटोन को
आप तक पहुंचने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा ब्लैक होल के पास से, जहां बहुत ज़्यादा ग्रेविटी की शिद्दत है आप तक पहुंचने के लिए। और उस फोटॉन की थकन फिर आप यूं देखते हैं कि जो घड़ी, तो फर्ज कीजिए कि ऐसे है कि ये ब्लैक होल है, आप दूर कहीं से इस ब्लैक होल को देख रहे हैं। अब आपका जो साथी है वो सफर पर निकला और वो ब्लैक होल की तरफ गया, और ब्लैक होल के बिल्कुल वो अब जैसे जैसे नजदीक पहुंचता है आप ये देखेंगे कि उसकी घड़ी सुस्त चलने लगेगी। और जब ये ब्लैक होल के बिल्कुल एज पे पहुंचेगा तो उस वक्त उसकी घड़ी रुक जाएगी, गोया के टाइम विल हैव स्टॉप्ड। टाइम फॉर दैट अकॉर्डिंग टू यू विल हैव स्टॉप्ड। लेकिन आपका साथी जो उस सफर पे निकला ब्लैक होल, उसको शौक था ब्लैक होल जाने का। जब वो ब्लैक होल के बिल्कुल रेडियस के बाहर पहुंचा, खैर उसके बाद तो अल्लाह ही हाफिज, लेकिन जब वो ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के नज़दीक पहुंचता है तो वो घड़ी रुक जाती है आपके बकौल। उस शख्स के बकौल कुछ भी नहीं होता। तो जो बात मैंने पहले की थी ना प्रॉपर टाइम की, प्रॉपर टाइम, तो जैसे आइंस्टाइन ये कहता है कि देखो मैं तो अपनी गाड़ी में बैठा हूँ और फोटॉन को ऊपर और नीचे जाने में मैं हमेशा उसको D/C देखता हूँ। तो आइंस्टाइन भी यही कहेगा इस सिचुएशन में कि प्रॉपर टाइम तो नहीं बदलता, लेकिन वो टाइम जो हम देखते हैं, जो आप देखते हैं, आपका जो साथी था वो ब्लैक होल में गया, जैसे जैसे वो साथी ब्लैक होल के नज़दीक आता गया वैसे वैसे उसकी घड़ी सुस्त चलती चली गई, और फिर जब वो ब्लैक होल के हॉराइजन पर पहुंचा तो घड़ी रुक गई। टाइम केम टू अ स्टॉप ओवर देयर। अच्छा, आजकल कुछ मूवीज़ भी बन रही हैं कि अगर आप चाहते हैं कि वक्त को आहिस्ता किया जाए तो ऐसे करें कि कोई दूर दराज का ब्लैक होल आप चुनें अपनी मर्जी का, उसके गिर्द आप 2-4 चक्कर लगाएं, तो जब आप उसके नज़दीक जाते हैं तो घड़ी आपकी तो वक्त कम गुजरता है, आहिस्ता गुजरता है, और फिर कुछ चक्कर लगाने के बाद आपका दिल चाहा वापस ज़मीन पर लौटने के लिए, तो फिर आप वापस उधर चले गए। ओके, सो दैट ऑल्सो वर्क्स। जो उस सफ़र से वापस आएगा सो जवान होगा। तो ये इसके दो ही तरीके हैं जो हम जानते हैं। एक ये कि आप रोशनी की रफ्तार पर भागें, भागकर वापस आएं, वक्त बहुत कम गुजरा होगा, टाइम विल हैव कम नियरली टू अ स्टॉप। और दूसरा ये कि आप ब्लैक होल के गिर्द चक्कर लगाकर आ जाएं वापस। अब बस मैं यहाँ ख़त्म करने वाला हूँ, लेकिन ये सवाल अब भी बाकी है। What will happen if time comes to a stop? सारी घड़ियां अगर आपकी, मेरी, कायनात की रुक जाएं तो फिर क्या होगा? आंसर इज नॉट वेरी मच। आंसर इज नॉट वेरी मच। इसलिए एक तो यह कि मैं आपको देख नहीं सकूंगा। क्यों नहीं देख सकूंगा? ना आप किसी को देख सकेंगे। क्यों? इसलिए कि फिर हरकत खुद खत्म हो जाएगी। हरकत, मोशन के माने क्या है कि
पहले कोई चीज यहां है, फिर वो यहां है। इधर से इधर जाने के लिए वक्त दरकार है, लेकिन अगर वक्त ही ना हो, अगर वक्त रुक गया हो, तो तमाम हरकत खत्म हो जाएगी बशमूल रोशनी के। लिहाजा आपको कुछ दिखाई भी नहीं देगा। आपके अंदर जो एटम और मॉलिक्यूल हैं, जिसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, उनका घूमना भी खत्म हो जाएगा। सो देयर विल बी नो एटम्स वाइब्रेटिंग, नो, यू विल नॉट नो, क्योंकि आपकी हिस भी खत्म हो जाएगी। Because if you can't see, if you can't smell, if you can't hear, then there is nothing. Lihaza, this is the most uninteresting part. What will happen if time comes to a stop? Answer is nothing will happen. तो अगर आप इस सवाल का जवाब जानने के लिए यहां आए तो आपने वक्त जाया किया। I'm telling you, nothing will happen. अच्छा, तो खैर मैंने अपनी बात पूरी कर ली। दो नुस्खे भी आपको बता दिए कि वक्त को किस तरह से स्लो किया जा सकता है। ओके, सो लेट्स हैव डिस्कशन। हाँ, एक मिनट पहले उधर से सवाल है। सर क्वेश्चन ये है कि फोटॉन तो लाइट की स्पीड पे चल रहा है, हाँ, यानी फोटॉन खुद लाइट है, तो उसकी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड स्पीड है। ठीक। अब अगर इस इक्वेशन में हम फोटॉन की स्पीड को फिट करते हैं c² तो ये कट गया, 1 हो गया, 1 - 1 0, √0, तो ये इन्फिनिटी हो गया। तो इन्फिनिटी हो गया, तो इसका मतलब है एक फोटॉन जो लाइट ट्रेवल कर रही है उस पर तो टाइम चल ही नहीं रहा, उसका तो कोई टाइम नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, इसीलिए आइंस्टाइन ने हमें सख्ती से मना किया हुआ है कि आप v को कभी c के बराबर कर ही नहीं सकते। आप फोटॉन के साथ सफर नहीं कर सकते, और हर चीज, हर पार्टिकल के साथ आप सफर करें जिसका अपना कोई मास हो, लेकिन फोटॉन वो चीज है जिसके ऊपर आप बोरिया बिस्तर लगाकर उसके साथ नहीं चल सकते। सर इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन एक और बात जो आपने कही ना, जी जी, तो इस v को बेशक आप इस v को आप बेशक c के बराबर कर दें, लेकिन पूरा नहीं हुआ। पूरा नहीं हुआ तो ऐसे करें, एक मैं ये डस्टर से मिटाकर उधर तक कर लेता हूँ, वो काफ़ी नहीं है तो एक और बोर्ड लगा लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद बोर्ड ख़त्म हो गया, दूसरा बोर्ड लगा दिया, और इतने बोर्ड लगाऊंगा कि दुनिया का पूरा चक्कर लगाकर मैं 9 से मैं भर सकता हूँ। ठीक है सर, मगर मैं 1 यहाँ नहीं डाल सकता, आइंस्टाइन ने मना की। ये इक्वेशन की लिमिट है। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये देखें कि जब हम ये कहते हैं कि 13.5 बिलियन ईयर्स यूनिवर्स की एज है, 13.8 या समथिंग, एक नुक्ते से लाइट चली, अब हम कहते हैं कि उस टाइम की लाइट चली हुई अब हमारे पास पहुंची है, तो हम अंदाज़ा लगाते हैं, या उससे थोड़े 400 मिलियन ईयर्स के बाद वाली लाइट, तो हम उसको भी तो कांस्टेंट मान रहे हैं, लाइट की स्पीड से वो ट्रैवल किया है। तो वो टाइम का अंदाज़ा हमारे कैसे हो गया कि देखिए फोटॉन की स्पीड लाइट की स्पीड है। जी बिल्कुल। और हम कह रहे हैं कि वहाँ से फोटॉन चला था और आज हमारे तक पहुँचा है, तो इतना फासला इसने ट्रैवल किया इतनी स्पीड पे, ये है उसकी। तो अगर वहाँ से चला है एक पॉइंट से और यहाँ पे पहुँचा है, ठीक है सर, नुक्ता वो समझें कि हम कैसे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि चूँकि, और इससे कहते हैं कि वहाँ बिग बैंग हुआ था। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, थोड़ी सी मैं आपकी तस्हीह करता हूँ इसमें। जी जी जी। वो फोटॉन्स जो हम तक पहुँचे, जो अर्लीस्ट फोटॉन्स जो हम तक पहुँचे, दोज आर फ्रॉम 400 मिलियन ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग, 400 मिलियन ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग। अच्छा, और वो एक
होल की सूरत में है, जी। क्योंकि कायनात फैलती चली जा रही। ठीक है। अब अगर 400 मिलियन साल हम निकाल रहे हैं 13.8 में से, तो तकरीबन चलिए 13.4 बिलियन साल लगे उस रोशनी को हम तक पहुंचने में। लिहाजा फासला कितना हुआ, आप सी से ज़रब ठीक, देंगे निकल और आएगा। वो निकल आएगा। ठीक हाँ, होगा। अच्छा, इस बेसिस पे वो करते हैं वो, यानी कि नहीं, एक चीज़ है, बिग बैंग के वक्त हम ये तस्वर कर लेते हैं कि वो फोटॉन था, या फोटॉन भी बाद में बना है? जो फोटॉन हम तक पहुंचा है। अब ये जैसा कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, वो फोटॉन्स जो ये टेलीस्कोप देख रहा है, वो कायनात के बनने के 400 मिलियन साल बाद के चले हुए हैं। चले, वो 400 मिलियन साल के जी, बाद। जी। लेकिन आपने एक चीज़ बताई है कि वो जैसे ही कोई चीज़ ट्रैवल करती है, या जैसे ही पोटेंशियल अंडर ग्रेविटी वो पोटेंशियल गेन करता है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी स्लो हो गई, फ्रिक्वेंसी कम हो गई। तो क्या हम कांस्टेंट कैसे रख रहे हैं कि उस इतने दूर फासले से वो चला है, हाँ, तो उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं हुई? देखें यहाँ पर क्योंकि कायनात फैल रही है, जी जी। तो इसमें एक चीज़ आती है जो ग्रेविटेशन, जो डॉपलर शिफ्ट कहते हैं, उसका जेड फैक्टर जी, जी। कहते हैं, और वो फैलाव की वजह से उसमें वो एक्सप्लेन करने में मुझे थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। अब ठीक बहुत है, से ओके और, सर, और ओके सवाल सर, ओके। हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि जब हम ये टाइम की बात कर रहे हैं, क्या ये मेरी सिर्फ फीलिंग है, मफरूज़ा है, या सच्ची मुच्ची ऐसा हो जाता है? जैसे कि अगर मेरे दांत को दर्द हो, वो रात बहुत लंबी होती है, और जिस रात को मैं सुकून से सोया हूँ वो बहुत जल्दी गुजरती है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। तो क्या ये है फीलिंग है, अपेरेंट चेंज है, या एक्चुअल चेंज? हाँ, देखें, नफ्सियाती तौर पर हम वक्त के गुज़र को महसूस करते हैं, और जो दर्द के लम्हात हैं वो लम्हात भी क्या, बहुत ऐसे लगता है कि वो वक्त ठहर गया वहाँ पे। खुशियाँ बहुत जल्दी से गुज़र जाती हैं, हम फिर उसको याद करते हैं मगर जल्दी से गुज़र गई। तो वो हमारी नफ्सियात, हमारी अपनी सोच पर मुनहसर है। इसीलिए हट के मैंने ये चाहा कि एक मारूज़ी अंदाज में आपको बताया जाए कि फ़िज़िक्स के हवाले से क्या है। एक और चीज़ है जिससे हम वक्त के गुज़र को नापते हैं, और वो है एंट्रोपी या इंतशारियत का बढ़ना। तो अब मिसाल के तौर पर, अगर मैं इस कमरे के सारे एटम, जो इसमें हवा है, ये हमारा इस वक्त ऑडिटोरियम है, उसको मैं इधर जितने भी एटम थे सारे मैंने इस कोने में भर दिए। अब मैं ये जो दीवारें हैं जिसमें मैंने सारे एटमों को कैद कर दिया, वो दीवारें मैं हटा देता हूँ, तो ये तमाम एटम इस कमरे में फैल जाएंगे। अच्छा, अब इसका मतलब ये कि वो ज़्यादा डिसऑर्डर, ज़्यादा इंतशार की तरफ सिस्टम जा रहा है। ये एक ही समत में जाता, और ये समत वक्त, द एरो ऑफ टाइम है, वक्त आगे की तरफ जाता है और वो एंट्रोपी को फॉलो करता है, या एंट्रोपी वक्त को फॉलो करता है। अब इससे हम एक तरह से ये भी जान सकते हैं कि वक्त की समत क्या है। Is it possible to reverse time in any way? हाँ, इज़ इट पॉसिबल टू रिवर्स टाइम? वेल, देखिए, बड़ी दिलचस्प बात बनी यहाँ पे। तो इस मिसाल को छोड़ के मैं एक दूसरी मिसाल देता हूँ। तो अगर
मैं इधर से पत्थर यूं फेंकूं, ये ऊपर जाएगा और फिर ज़मीन पर वापस आ जाएगा। मैं इसकी वीडियो लेता हूं, पत्थर यहां से गया, यहां आके गिरा, ठीक। अब मैं इस वीडियो को उल्टा चलाता हूं। वीडियो को उल्टा जब मैं चलाऊंगा तो बस यही फर्क होगा कि अब ये यहां से शुरू हुआ, उसी ऊंचाई पे गया और ये यहां पे गिरा। अब सही वीडियो आजकल आपको पता ना, बड़ी डॉक्टरिंग होती है वीडियोस की। मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी वीडियो जेन्युइन है, कौन सी जाली है। फिजिक्स का उसूल ये कहता है कि आप इसमें और इसमें फर्क नहीं कर सकते। सो टाइम इज रिवर्सिबल। तो फिर जो बात अभी मैंने आपको बताई वो तो गलत हो गई ना। मैंने ये कहा कि सारे एटम्स को उधर रख लो और वक्त जैसे जैसे गुजरेगा तो ये एटम फिर भर जाएंगे इस पूरे ऑडिटोरियम में। बज़ाहिर ये दो बातें बिल्कुल मुतज़ाद हैं और ये इतनी एक अजीब सी बात है कि जिस शख्स ने इसके ऊपर सबसे पहले गौर किया था और इसको इक्वेशंस में बंद किया था, उसका नाम था लुडविग बोल्ट्जमान। बोल्ट्जमान के ऊपर हमारी इस TBH में भी एक नशिस्त हुई थी। लोगों ने उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको मुस्तरद कर दिया और ये बात सिर्फ 150 साल पहले की है। बोल्ट्जमान ने इतना बुरा मनाया कि उसने अपने आप को मार डाला। ही कमिटेड सुइसाइड, खुदकुशी कर ली। अब जो बोल्ट्जमान की दलील है ना, वो मैं पूरी तरह से यहाँ बयान नहीं कर सकता, लेकिन मुख्तसर ये कि एक सिस्टम के अंदर जितने ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, एटम्स हों या कुछ और, तो उसमें पॉसिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। और हाँ, ये पॉसिबल है, प्रोबेबल नहीं है कि जितने भी एटम्स इस ऑडिटोरियम में हैं वो खुद ब खुद आकर इस कोने में अपने आप को छुपा दे, इधर जमा हो जाए। बट द चांस ऑफ दैट इज नॉट ज़ीरो, इट्स जस्ट दैट इट इज 0.0000 और इतने ज़ीरोज़ के फिर मुझे जितने यहाँ नाइन्स लिखने पड़े उतने ज़ीरोज़ मुझे लिखने पड़ेंगे। सो यस, टाइम इज रिवर्सिबल, but the direction of time is set by entropy. सर आपने कहा ना कि जो दूसरा ऑब्जर्वर है, जो कि बेसिकली आपने ट्विन पैराडॉक्स की बात की, उसमें जो ट्विन गया हुआ है उस पर जर्नी पे, तो जो दूसरा ऑब्जर्वर जो अर्थ पे ऑब्जर्व कर रहा है वो बूढ़ा होकर मर जाएगा। लेकिन सर हम इसको ज़रा इस तरह सिनेरियो को इमेजिन करें, अगर लेट्स से अगर एक किताब है, वो एक बंदा जो ट्विन गया हुआ है जर्नी पे, ठीक है, वो एक साल में पढ़ सकता है, ठीक है, उसके पास लेट्स से 70 किताबें हैं, ठीक है, और उसके हम एक एवरेज एज 70 ईयर्स ही लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर वो किताब पढ़ना स्टार्ट करता है अपनी जर्नी में, ठीक है, और उसको एक किताब पढ़ने में 1 साल लगता है, कॉन्स्टेंट टाइम ही लगता है हर बुक पढ़ने में, तो क्या वो 70 से ज़्यादा किताबें पढ़ सकता है कि नहीं? लेट्स अगर हम कहते हैं एवरेज एज 70 ही है, अगर वो नहीं पढ़ सकता तो इट्स मीन वी कैन नॉट स्टॉप टाइम। Okay. खुद बंदा। Good. I'm glad you asked that question. तो बात हमने आइंस्टाइन से शुरू की थी। आइंस्टाइन अपनी उम्र में 700 किताबें पढ़ सकता है, ठीक, 70 से थोड़ा सा 700 किताबें पढ़ सकता है, पढ़ के वो मर गया। आप गए, आप इस रॉकेट में हैं, अपने साथ 700 किताबें ले गए, आपकी ज़हानत भी आइंस्टाइन से कम नहीं है। वापस आए तो आपने कोई
600 किताबें पढ़ ली होंगी, ज़िंदगी की आखिर तक आप भी 700 पढ़ लेंगे। जो वक्त स्लो हो जाता है तो उससे हर चीज़ स्लो हो जाती है, उससे खून भी आहिस्ता दौड़ता, दिल की धड़कन भी आहिस्ता हो जाती है, दिमाग के जो इम्पल्सेस हैं वो भी आहिस्ता हो जाते हैं। लिहाजा आप अपनी पूरी ज़िंदगी में 700 किताबें ही पढ़ेंगे। यू विल नॉट बी एबल टू रीड 7000 बुक्स। जी, ये इस्लामिक टच वाला एक क्वेश्चन है सर। हमारे ये जो तबलीग हजरात है या उलमा है, वो कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सऊदी अरबिया से बैतुल मुक़द्दस फिर ऊपर अर्श पे गया, दोज़ख जन्नत का सैर किया, कुछ माइक्रो सेकंड में फिर वापस आ गया। और आपने भी ये कहा कि जब आप वक़्त को स्टॉप करते हैं तो आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आती, तो उसको ये जन्नत दोज़ख ये किस तरह नज़र आया, उसने ये किस तरह किया? ये साइंस के बारे में क्या कहती है? साइंस इन चीज़ों में पढ़ती नहीं है। और वो जो गलती करते हैं ना, अच्छा मैं मज़े की बात आपको बताता हूँ। सुपारको के जो चेयरमैन थे ना, क्या नाम था उनका, कौन से महमूद थे, जो नाम किसी को याद है? अच्छा खैर, वो सफदर महमूद, हाँ। तो उन्होंने एक लेक्चर में ये कहा कि रसूल सल्लम जब गए और वापस आए तो कुंडी यूं हिल रही थी और पूरी साइंस हैरान है कि ये कैसे, लेकिन अब साइंस के अंदर से ही उसका जवाब निकला और आइंस्टाइन का ये फार्मूला अभी मैंने दिखाया, उसके बकौल ये हो सकता। अच्छा, मैं ऑडियंस में बैठा था, मैंने कहा कि चेयरमैन साहब, अगर आपने इस फार्मूले को समझा है तो इसका उलट है। इनफैक्ट अगर कोई जाता है और आता है उसके लिए कम वक्त गुजरता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। सो दिस इज नॉट समथिंग दैट इज आंसरेबल इन साइंस। और जो बात उन्होंने की वो तो आइंस्टाइन की बात के बिल्कुल बरक्स है। ऑब्जर्वेशन से और मुख्तलिफ़ चीज़ों से आपने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि टाइम जो है वो स्लो हो जाता है, फास्ट हो जाता है, और जो चीज़ कांस्टेंट रहती है वो स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये मतलब एक थिंकिंग में चेंज आया। पहले समझते थे कि जी टाइम जो है वो एक ही रफ्तार से चल रहा है, और लेकिन प्रूव ये हुआ कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट है, और उसको अकोमोडेट करने के लिए टाइम तेज़ हो जाता है या स्लो हो जाता है। तो ये तो हमने ऑब्जर्वेशंस और से देखा। कुछ इस बात में के बारे में कुछ इंसाइट कि जी क्या वजह है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो उसका कांस्टेंट होना ज़रूरी है, या क्या उसमें कैसी कोई ख़ासियत है जिसकी वजह से वो कांस्टेंट है स्पीड ऑफ लाइट, कि पूरी दुनिया सब कुछ चेंज हो जाए बस वो कांस्टेंट रहेगी? इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं और किसी के पास कोई जवाब नहीं। हम इसे अगर कबूल करते हैं एक हाइपोथेसिस के तौर पर, तो इससे जो नताइज अख़ज़ किए जा सकते हैं, किए गए हैं, उन नताइज को फिर आप अपने मुशाहिदात के साथ मिलाकर देख सकते हैं कि तमाम पेशन गोइयाँ सही निकली हैं। तो इसीलिए आपके इस सवाल का जवाब दिया नहीं जा सकता, वाई इज़ द स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट। अच्छा, एक बात मैं अर्ज़ कर लूँ, इट इज़ कांस्टेंट इन वैक्यूम। अगर कोई मादा ना हो, कोई एटम, कोई मॉलिक्यूल बीच में ना हो, लेकिन अगर वो हों तो फिर आप रोशनी की रफ्तार को तो अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। रोशनी की रफ्तार यहाँ तक स्लो की गई है कि आप रोशनी के साथ साथ चल सकते हैं, लेकिन वो रोशनी किसी मीडियम में से गुज़र रही है। अब देखें, जो शीशा है, आम ग्लास है, उसमें से जब रोशनी गुज़रती है तो उसमें कोई 30% का फ़र्क आता है, हाँ 30% लगभग, वो स्लो हो जाती है। और उसमें मज़ीद ये है कि
जो सुर्ख रंग है और जो सब्ज रंग है और जो नीला रंग है, इनकी स्पीड्स में मुख्तलिफ अमाउंट्स में कमी आती है। तो स्पीड ऑफ लाइट इज एडजस्टेबल व्हेन देयर इज मीडियम। लेकिन वैक्यूम में, आपका सवाल तो वैक्यूम का था कि फोटोन की क्या बात है कि वो बस एक ही स्पीड से चले। इसका जवाब किसी के पास नहीं। यू कैन ओनली टेस्ट इट। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने बताया कि कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव करते हैं ना, और हमने ये डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में देखा है कि कुछ मेगा स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ऐसे सर्कुलर टाइप के मेगा स्ट्रक्चर्स ना, और उनमें ये थोड़ा सा दूर रखें। और उनमें ना सर ये न्यूट्रिनो पार्टिकल्स वगैरह इनको मूव किया जाता है। और जी अच्छा, तो उन स्ट्रक्चर्स का सर बेसिकली क्या मकसद है, और उनमें ये जो पार्टिकल्स होते हैं नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव करते हैं, तो बेसिकली मतलब वो क्या उनमें किस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं जो कि मतलब इन थ्योरीज को टेस्ट किया जाता है, या क्या होता है सर वहाँ पर? किन थियरीज को टेस्ट किया जाता है? ये सर ये जो आइंस्टाइन की थ्योरीज है, मतलब इनको कैसे, कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स तो हुए होंगे ना सर, तो वो कौन से एक्सपेरिमेंट्स है जिनमें ये चीज़ें, क्योंकि थ्योरेटिकली तो ये चीज़ें समझ आ जाती हैं, लेकिन ऐसे कौन से प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स है जो परफॉर्म हुए? आपको एक्सपेरिमेंट क्या बताऊं मैं? आप जीपीएस इस्तेमाल करते हैं? जीपीएस में अगर आप आइंस्टाइन की थ्योरी से जो थोड़ा सा करेक्शन बनता है, अगर वो ना इस्तेमाल करें, तो अगर आपको यहाँ से भाराकहू जाना है, भाराकहू में कोई घर है, चलिए जिस पर आप जा रहे हैं, तो आधे किलोमीटर का फर्क आ जाएगा इफ यू डोंट यूज द करेक्शंस दैट आर प्रिस्क्राइब बाय आइंस्टाइन्स जनरल रिलेटिविटी एंड स्पेशल जनरल रिलेटिविटी। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या प्रूफ दे सकता हूँ, ये चलिए और भी देता हूँ इसके बावजूद। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कुछ वक्त के बाद फना हो जाते हैं, अनस्टेबल हैं, रेडियो एक्टिव हैं। आप उनको अगर घुमाते हैं एक्सेलरेटर में तो उनकी ज़िंदगियां जो है दराज हो जाती हैं, ये बताया था। और अब एस्ट्रोनॉमी में जगह जगह ग्रेविटेशनल लेंसिंग वो हम एक टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि रोशनी जो आती है वो एक सितारे के पास से गुज़रती है तो उसकी समत बदल जाती है। आइंस्टाइन की जो स्पेशल रिलेटिविटी है उसके तो सैकड़ों क्या हज़ारों टेस्ट हैं, और यहाँ तक के मोटरवे पुलिस भी ये इस्तेमाल करती है। आपकी गाड़ी की रफ्तार जानने के लिए जो फोटोन में थोड़ा सा फ़र्क आता है फ्रीक्वेंसी का, आपकी गाड़ी से जाके वो फोटोन लगता है, आपकी गाड़ी चल रही है, चलिए इस कैमरा की तरफ आ रही है, तो उसकी एनर्जी में थोड़ा सा इजाफा होता है, स्पीड में इजाफा नहीं होता। वो कितना इजाफा होगा एनर्जी का, वो आइंस्टाइन की थ्योरी आपको बताती है। वो चीज़ जाती है इस कैमरा में, कैमरा के अंदर जो कंप्यूटर है वो उस एल्गोरिथम से कैलकुलेट करेगा जो आइंस्टाइन की थ्योरी बताता। तो इस तरह शायद आप पकड़े जाएं, शायद ना पकड़े जाएं, जो भी है, दिस इज़ हाउ स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, स्पीड ऑफ कार्स इज कैलकुलेटेड। सर एक क्वेश्चन अब तो ये बहुत प्रैक्टिकल बात होकर रह गई। एक ज़माने में बड़ी कोई अजीब व गरीब मुजर्रद चीज़ मालूम होती थी। इट्स नॉट नाउ, इट्स ये तो रोज़मर्रा की चीज़ बन के रह गई। सर क्वेश्चन ये है कि अगर लाइट ना होती तो क्या टाइम होता, और अगर टाइम ना होता तो क्या लाइट होती? तो ज़रा इस बारे में थोड़ा सा इंसाइट दे दें। लाइट अगर ना होती, फिर हम देखते कैसे
नहीं, टाइम इज नॉट एनर्जी. नो 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 नो, टाइम इज नॉट एनर्जी. जी, टाइम इज नॉट एनर्जी. लेकिन इनका सवाल है कि वुड देयर बी टाइम इफ देयर वाज नो लाइट. अच्छा, तो फिर आपका सवाल ये है, लाइट क्या? तमाम पार्टिकल्स फिर आप शामिल कर लेना उसमें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और क्वार्क्स और ये सब ही आप गायब कर दें. तो फिर सवाल आपका ये है कि वक्त का वजूद फिर भी होता कि नहीं. और जैसा कि मैंने बिल्कुल शुरू में कहा ना, हम फ़लसफ़े में नहीं पढ़ते. हम बड़े फिज़िक्स के लोग जो हैं बड़े प्रैक्टिकल लोग होते हैं. हम कहते हैं कि भाई पहले बताओ कि वक्त के गुज़र को आप नाप कैसे सकते हैं. अगर आपके पास घड़ी ही नहीं है तो फिर बेकार बात ना करो. हमें इन चीज़ों में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. पहले बताओ कि तुम्हारे पास क्या आला है जिससे लंबाई जानी जा सके या जिससे वक्त का गुज़र जाना जा सके. इफ़ यू डोंट हैव क्लॉक्स देन डोंट टॉक अबाउट टाइम. तो आई एम फाइंडिंग इट हार्ड to imagine that time would still exist. I think we can define time as a difference between observations, and it depends on how we observe. Maybe we observe by touch, like something is कोई ऐसी चीज़ है, एक मोटर है जो कि हमें 1 सेकंड के बाद हमें टच करके जाती है. ठीक है, हम बेशक एक ऐसी यूनिवर्स में जहाँ लाइट नहीं भी है तो भी we can have I guess some idea of time or something. अच्छा, चलिए, कोई चीज़ यहाँ पे है, कुछ वक्त के बाद वो यहाँ पहुँच जाती है. अब आप स्पीड की बात कर सकते हैं कि ये जितना फासला है उसको आप वक्त से तकसीम करें तो ये स्पीड मिल जाएगी आपको. कोई चीज़ ना, कोई शय जो इधर से इधर जाए, वो कायनात जिसमें कोई चीज़ है ही नहीं, जो मादे से खाली है, उसमें इट्स नॉट लाइट की कमी है ना. ऐसे लाइक एक ऐसी यूनिवर्स है जहाँ लाइट नहीं आ रही, या हमने ऐसे ब्लैक बॉक्स में हम बंद किया हुआ किसी लोगों को जहाँ लाइट नहीं है. तो क्वेश्चन ये है कि वहाँ टाइम को ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो मेरा ख्याल है कि कर सकते हैं. लेट्स से अगर हम इस रूम में अगर लाइट्स ऑफ कर दें, वी कैन गेट द आइडिया ऑफ टाइम बाय डिजाइनिंग सम कुछ. हमें मे बी कोई हमारा ऑब्जर्वेशन का मोड चेंज करना पड़ेगा, बट वी कैन हैव द सेंस ऑफ टाइम. हम एक मोटर लगा दें, लेट्स से 1 सेकंड के बाद हर बंदे को टच, लाइक एक बंदा एक साइड पे खड़ा हुआ है, वो एक उसके साथ एक पैडल है उस मोटर के साथ, वो एक मतलब मिनट के बाद उस बंदे को आके टच करता है पैडल. ठीक है, तो वो बंदा जब आइडिया लगा सकता है टाइम का, आई गेस. So you want to do without light but keep all the particles without photons. अच्छा, अब मैं बताऊं कि मुझे ये बात क्यों खलती है. इसलिए कि एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ क्यों अट्रैक्ट होता. इसलिए कि एक फोटोन जाता है इधर से उधर तक और फिर वापस आता है. तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, वो प्रोटॉन के सबब है, वो फोटोन के सबब है, फोटोन के सबब है. फोटोन को आप ख़त्म कर दें, लाइट को ख़त्म कर दें, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स भी ख़त्म हो जाएगी. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में भी फोर्स ख़त्म हो जाएगी. इसीलिए इसको मेरा ख्याल है खारिज कर दे इस सवाल को. मेरा एक सवाल ये है कि फोटोन के लिए टाइम क्या है फॉर फोटोन इटसेल्फ. अगर फोटोन ज़ाहिर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा है तो स्पेस टाइम अब इनको आप अलग नहीं कर सकते और लेंथ भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है. तो अगर ये लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और स्पीड ऑफ लाइट पे जाने के बाद इज़ इट जस्ट, क्या ये एक ही लम्हा है और एक ही जगह है जहाँ फोटोन खड़ा है, या ये मूव कर रहा है? तो ये वही सवाल है कि V=c वाला. द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ऑफ अ फोटॉन्स प्रॉपर टाइम डज नॉट एग्जिस्ट. ये नहीं है कि फोटोन पर आप किसी ऑब्जर्वर को रख सकें.
क्योंकि कोई मादी शय फोटोन के साथ सफ़र नहीं कर सकती। तो जब हम एक किसी भी फ्रेम की बात करते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं या प्रोटॉन की, क्योंकि उसकी रफ्तार हमेशा फोटोन से कम होगी बाय हाइपोथेसिस, चलिए, इसीलिए हम उन पार्टिकल्स के प्रॉपर टाइम की बात कर सकते हैं, लेकिन फोटोन के लिए प्रॉपर टाइम माने नहीं रखता। सो दैट इज व्हाई आई कम बैक टू दिस क्वेश्चन, टू द अर्लियर क्वेश्चन, यू कैन नॉट हैव v इक्वल टू c। जो आप पूछ रहे हैं ना, दैट इज इक्विवेलेंट टू सेइंग v इज इक्वल टू c। But for photon it is weak. Yeah, so there is no proper time for a photon. And no distance, no movement. नहीं, हम देख सकते हैं कि फोटोन कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो तो हम देख रहे हैं, फोटोन नहीं देखता। जो लाइट है, जो बिग बैंग हुआ था उसके बाद लाइट अभी तक हमारे पास आ रही है, तो क्या अभी जब हम यहाँ पर है, ये हम स्पीड ऑफ लाइट से पहले यहाँ पर पहुँचे हैं? उसके बगैर तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम स्पीड ऑफ लाइट से पहले यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि टाइम लाइट वहाँ से आ रही है, हम तक अभी पहुँची है। दूसरा सवाल ये है सर कि जो टाइम का कॉन्सेप्ट है, क्या एक हाइपोथेसिस है या कोई एक कॉन्सेप्ट साइंसदानों ने बनाया है जो इस सारे चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए? दूसरे सवाल का जवाब मेरा ख्याल है मैंने काफ़ी तफसील से देने की कोशिश की कि हमारे पास घड़ियां हैं, और बेशक आपको ये एक कमरे में बंद कर लें, उधर कोई रोशनी नहीं है, लेकिन आप अपनी नफ्स पे हाथ रख कर जान सकते हैं कि वक्त गुज़र रहा है, तो वक्त का एहसास आपके अंदर होगा। ये किसी साइंसदान के दिमाग की इख्तरा नहीं है। एज लॉन्ग एज यू हैव क्लॉक्स यू कैन मेजर टाइम एंड वी से टाइम एग्जिस्ट। जो दूसरा सवाल था कि लाइट उस ज़माने से हम तक कैसे पहुंची, तो इसमें ये कि अब भी पहुंच रही है। जो दूर के सितारे हैं उनसे क्या वो इस वक्त जब हम देखते हैं ऊपर आसमान में, हमें नहीं पता कि वो इस वक्त मौजूद हैं कि नहीं। जो रोशनी वहाँ से चली थी वो लाखों साल पहले या करोड़ों साल पहले या अरबों साल पहले चली थी। तो जिस वक्त बिग बैंग हुआ और बिग बैंग के बाद जो नए सितारे बने, पहले सितारे बने, जो 400 मिलियन साल की बात हुई थी ना, वो 400 मिलियन साल बिग बैंग के बाद की बात है। और उस वक्त शुरू के नए बिल्कुल ताज़ा सितारे बने थे। आजकल भी बन रहे हैं, आसमान में नए सितारे तो बन रहे हैं, लेकिन जो पुराने थे, सबसे पुराने थे, देवर ओनली 400 मिलियन ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग। उनसे रोशनी भी हम देख सकते हैं, गो के वो बहुत ही धीमी है। और इसीलिए खला में ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और दूसरे टेलीस्कोप्स भेजे गए ताकि हम उनकी रोशनी को कैप्चर कर सकें। सर एक क्वेश्चन और है। सर आपने कहा है कि टाइम अंडर ग्रेविटी स्लो डाउन हो जाता है। ब्लैक होल की ग्रेविटी तो इन्फिनिट है, या इन्फिनिटी के करीब है, या बहुत लामहदूद है ब्लैक होल की ग्रेविटी। बड़े ब्लैक होल, बड़ा ब्लैक होल जिसकी ग्रेविटी अनलिमिटेड के करीब है, उस वहाँ पे तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वहाँ तो टाइम रुका हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखें, ब्लैक होल के बारे में आपको ये बताता हूँ। ये ब्लैक होल का मरकज़ है, इसके बाहर इवेंट होराइज़न है। बिल्कुल सही कहा। उस इवेंट होराइज़न का इन्हिसार उसके मास के ऊपर है। जितना बड़ा मास होगा उतना ही बड़ा ये ब्लैक होल होगा। बड़ा ब्लैक होल क्या है? यहाँ इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये खला है, इसके अंदर कोई मादा नहीं है। मुख्तलिफ साइजेस के ब्लैक होल है ना, कोई बहुत बड़े ब्लैक होल हैं, कुछ छोटे ब्लैक होल हैं। ठीक है, बहुत बड़ा ब्लैक होल भी होगा तो भी उसका कोई रेडियस होगा,
अच्छा, अब ब्लैक होल के बाहर ग्रेविटी वैसे ही है जैसा कि किसी सितारे के बाहर है या किसी सैयारे के बाहर के बाहर है, तो इसमें क्या है? मैं सर कह रहा हूँ हाँ। कि उस सेंटर में ग्रेविटी अनलिमिटेड होती है, तभी वो ब्लैक होल है, तभी वो रोशनी को भी पास नहीं करने देता, तभी वो ब्लैक है। हमें उससे रोशनी नज़र नहीं आ रही, टाइम को वो स्लो कर सकता है, उसमें अनलिमिटेड ग्रेविटी है। देखें, ये जो इवेंट होराइजन है, हम इसके अगर थोड़ा सा बाहर हों जी, तब ये रोशनी बाहर जा सकती है, जाएगी। अगर हम थोड़ा सा अंदर हों, चले गए, तो अंदर फिर नहीं जाएगी। एक टाइम का सर, वहाँ टाइम रुका हुआ है कि नहीं? यहाँ पर स्लो हो रहा है। जी, अच्छा, हम इधर से आते हैं तो यहाँ नॉर्मल है, जैसे जैसे हम नज़दीक आते हैं तो टाइम स्लो होता है, इधर टाइम खासा स्लो हो गया। अब हम इस चीज़ को अंदर जाते हुए देख भी नहीं सकते, वक्त रुक जाता है जब ये इवेंट होराइजन पर पहुंचता यानी है। मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ब्लैक होल के अंदर टाइम रुका हुआ है। आपके फ्रेम में अंदर से मतलब क्या? सर ब्लैक होल का एक सेंटर है ना, जो जिसकी तरफ सारा कुछ खिंचा जा रहा है। ब्लैक होल में ग्रेविटी है अनलिमिटेड। देखें, जब आप इवेंट होराइजन के नज़दीक, जब ये आप नहीं, आप तो बाहर से देख रहे जी, हैं। बाहर से देख रहे हैं। जब ये ट्रैवलर जो है ये होराइजन के नज़दीक पहुंचेगा जी, तो वो कोलैप्स हो जाएगा। वो तो कोलैप्स हो जाएगा, हमें उससे हमदर्दी नहीं है। ठीक है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये क्रॉस कर गया। क्या हम देख सकते हैं कि ये क्रॉस कर रहा है? आंसर इज नो। यू कैन नॉट सी इट फॉलोइंग इनटू द ब्लैक होल। लिहाजा वो अननोन है कि उसके अंदर टाइम चल रहा है कि नहीं चल रहा ब्लैक होल के अंदर। यू हैव टू आस्क मी व्हिच। सर जो बड़े ब्लैक होल हैं जो दुनिया में भी, ना, आप किसके टाइम की बात कर रहे हैं? सर टाइम ब्लैक होल के अंदर चल रहा है कि नहीं चल रहा? सर, आई एम आस्किंग यू कि टाइम डिपेंड्स अपॉन हु इज मेजरिंग इट। आर यू मेजरिंग इट और इज ही मेजरिंग इट? जो आपका दोस्त अंदर चला गया, दोनों टाइम्स एक दूसरे से मुख्तलिफ सर जैसे आइंस्टाइन मेजर कर रहा था कि इसका टाइम लंबा हो गया। आइंस्टाइन को छोड़ें, आप ये बताएं कि आप मेजर कर रहे हैं या आपका दोस्त मेजर कर रहा है? मैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दूर खड़ा हुआ मेजर कर रहा हूँ। तो आप देख भी नहीं सकेंगे, आपका जो दोस्त है उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो ब्लैक होल में जा रहा। वो तो खुश होगा। सर वैसे एक चीज क्लियर करें, ग्रेविटी अनलिमिटेड है ब्लैक होल में कि नहीं? जब यहाँ पर मरकज पे पहुंचेगा तब अनलिमिटेड है जी। लेकिन यहाँ पर लिमिटेड है, हर जगह लिमिटेड है। इट इज फाइनाइट एक्सेप्ट एट द सेंटर ऑफ ब्लैक होल। यही क्वेश्चन है कि सेंटर ऑफ ब्लैक होल पे टाइम रुका हुआ है। आप फिर सर आप मुझे फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप एक्सपर्ट है ना सर, नहीं, इस वजह देखें, मैं आपसे देखें क्वेश्चन ना, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ सर। मैं दो मुख्तलिफ टाइम्स हैं, एक आपका टाइम है, एक आपके दोस्त का टाइम। ठीक है। आपका दोस्त जो है वो साबित व सालिम है, डोंट वरी अबाउट हिम, टाइडल फोर्सेस को छोड़ के, अंटिल ही रीचेस सेंटर। हाँ, बट यू विल नेवर सी हिम रीच द सेंटर, you will never see him cross. Okay, thank you. Event Thank horizon. you. Samajh. Sir, thank you for a very interesting lecture. My question is that there is another theory floating in the air that the one-way speed of light cannot be measured. Only the two-way speed of light can be measured. Why? Because, sir, when you release a wave, you can say a string of photons, right? So it comes back to you, so you only measure the two-way speed of like photon, right? So how can you depict that one-way journey is instantaneous and the other is you can say taking twice as long coming back? It can be that. देखो, if I do this, यहाँ से मैंने छोड़ा, यहाँ पे पकड़ा, जब मैंने छोड़ा तो टिंग की आवाज़ आई, जब ये फोटोन जाकर इससे लगा तो टिंग की आवाज़ आई। बस उन दो
आवाज़ों में कितना दौरानिया है वो आप मेजर कर सकते हैं, वेरी इजी टू डू। ये फासला कितना है, यू कैन मेजर इट, वेरी इजी टू डू। इससे आप स्पीड ऑफ लाइट निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो फोटोन बाउंस होकर वापस आए, अगर आ जाता है तो वो भी आप मेजर कर सकते हैं, बट जस्ट वन वे इज़ फाइन। बहुत अच्छा लगता था, थैंक यू सर। लॉ ऑफ एंट्रोपी आपने बताया कि ऑर्गेनाइज चीज़ें डिसऑर्गेनाइज होती हैं, तो जिस तरह जो हमारा सोलर सिस्टम है 4.5 बिलियन ईयर्स पहले बना, तो फिर वो कैसे चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड दोबारा हुई? इसका मतलब कि इस लॉ के अगेंस्ट चीज़ें कहीं फिर उस वक्त डिसऑर्गेनाइजेशन की तरफ तो पूरी कायनात जा रही है, लेकिन कहीं कहीं पॉकेट्स बन रहे हैं जहां ऑर्गेनाइजेशन है। तो देखें, हम सब एटम्स मॉलिक्यूल्स के बने हैं। पहले ये बिखरे हुए थे पूरी कायनात में। जब ज़मीन बनी, ज़मीन के ऊपर जानदार बने, वजूद में आए, तो एंट्रोपी यहाँ पर घट गई, ऑर्डर यहाँ पर बढ़ गया। लेकिन कहीं और डिसऑर्डर बढ़ गया, और जो दोनों की जमा आप लेते हैं तो ये टोटल एंट्रोपी है। वो टोटल एंट्रोपी बकौल सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमेशा हमेशा बढ़ती है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत बड़ा ये काम कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं यहाँ की जो पाकिस्तान मज़े मज़े की बातें हैं, ये सबको ही पता होनी चाहिए। तो मैं खुद कनाडा में होता हूँ, आई बिन देयर 15 ईयर, और पाकिस्तान में ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ। इस्लामाबाद वी आर लिविंग अराउंड 16 ईयर, और ये मेरे छोटे भाई इन्होंने मुझे बताया, तो दिस इज़ फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि कोई इतने जो है ना इंटेलेक्चुअल तरीके से और बच्चों को एजुकेट कर रहा है और पूरी जनरेशन को चेंज करने की कोशिश की जा रही है ऑन द पॉजिटिव साइड। और माय क्वेश्चन वो भी, अगर हमारे सोलर सिस्टम में लेट्स सपोज एलियन एग्जिस्ट करते हैं किसी और प्लेनेट पे, तो क्या उनका टाइम फ्रेम भी सेम है? एंड सेकंड क्वेश्चन इज़ कि हाउ लॉन्ग ह्यूमैनिटी हैज़ बिफोर वी डिस्ट्रॉय आवरसेल्फ? थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन आई कैन नॉट आंसर। अब ये भी हो सकता है कि कल न्यूक्लियर वॉर हो जाए। अब पुतिन साहब ने वहाँ न्यूक्लियर वेपन चला दिए तो अमेरिका भी चलाएगा, तो फिर ये चलाएगा वो चलाएगा, और लेट्स नॉट इवन थिंक अबाउट दैट। माहौल में जो ख़राबी आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग, अभी जो सिंध में हुआ, ये तो एक छोटी चीज़ है। आने वाले वक्तों में इससे कहीं ज़्यादा शिद्दत बढ़ेगी। तो इस सवाल का मैं कोई I don't know, it doesn't look good, but let's hope, let's work. जो पहला सवाल था कि क्या बाकी कायनात में हम वक्त के गुज़र पर इत्तफाक कर सकते हैं कि नहीं, और उसका जवाब है कि हाँ, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जो हम भी देखते हैं वो भी देखते हैं। जो रोशनी मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन एटम से निकलती है, वो एक मखसूस रंग की होती है, मखसूस फ्रीक्वेंसी की होती है, और फ्रीक्वेंसी और टाइम दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज़ द सेम एवरीवेयर। देखिए ना, कुछ चीज़ें हैं जो हमें जोड़ के रखती हैं। स्पीड ऑफ लाइट, हाँ आप उधर देखें या उधर देखें, ज़मीन पे देखें, जहाँ भी है, इट विल ऑलवेज बी द सेम। इसको हम टेस्ट भी कर चुके हैं इनडायरेक्टली। लेकिन तो अगर हम स्पीड ऑफ लाइट पर इत्तफाक कर लें, उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी रोशनी की होती है, हाइड्रोजन की, सोडियम की, उसको देखते हुए फिर हमारा और उनका जोड़ बन जाएगा। वी विल लर्न हाउ टू कम्युनिकेट। आपने कहा था स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन अ वैक्यूम, आपने रॉकेट की एग्जांपल दी थी, लेकिन इज स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट इन अ कांस्टेंट मीडियम? कांस्टेंट से मुराद क्या? जैसे डेंसिटी नहीं चेंज हो रही है इस मीडियम की, जैसे स्टिल एयर है जिसकी हर जगह डेंसिटी सेम है, और इसमें एक कार मूव हो रही है इसमें, क्योंकि मीडियम में तो लाइट की स्पीड स्लो हो जाती है, इट्स नॉट द सेम एज इन द मीडियम। तो इन दैट कार इज मूविंग फॉरवर्ड और लाइट पीछे मारे, या पीछे जाओ लाइट पीछे मारे, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट में कोई डिफरेंस होगा, या इस मीडियम में भी वो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी? अच्छा, तो आपका मतलब ये कि will the speed of light be different in a moving medium as compared to a stationary medium? नहीं, हमें पता है कि स्टेशनरी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट एक कांस्टेंट वो कम होती है,
देन अ वैक्यूम। हाँ। तो उस मीडियम के अंदर कोई अगर व्हीकल ट्रैवल हो रही है तो उस मीडियम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट रहेगी या वो चेंज हो सकती है? कांस्टेंट विथ रिगार्ड टू व्हाट? चेंजिंग, जब हम कहते हैं ना कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट, तो हम इस सिचुएशन और दो सिचुएशंस को कंपेयर करते हैं। गिव मी योर टू सिचुएशंस। एक सिचुएशन है कि मीडियम के थ्रू जा रही है फ्रॉम अ स्टेशनरी सोर्स, और एक है वो सोर्स मूव कर रही है इन द सेम मीडियम। तो अगर मूव कर रही है तो स्पीड ऑफ लाइट इन देन वो एक ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बनती है कि अगर सोर्स आपका एक्चुअली मूव कर रहा है थ्रू अ मीडियम, क्योंकि इसमें यह है कि वो रोशनी फिर एटम से टकराती है, उन एटम से फिर वो मज़ीद ट्रांसमिट होती है। सो the speed of light will still remain constant even in a medium. ठीक, तो मेरा ख्याल है कि अब सारे सवालात हो गए and we are ready to go. अच्छा, कुछ सवाल बाकी रह गए। जी जी। अगर टाइम रुका हुआ हो तो खुद को कैसे मतलब वो फील कर रहा होगा? देखिए, अगर टाइम रुक जाता है तो अच्छा, टाइम रोकने का एक बड़ा अच्छा तरीका है, मैं आपको बता दूं, बड़ा आसान है। तस्वीर उतारें, टेक अ पिक्चर, वो फोटो आपके सामने आएगा। अब वो फोटो कभी बदलेगा नहीं, वो हमेशा हमेशा के लिए उस लम्हे को कैप्चर कर देगा। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट है, किसी के चेहरे पर गुस्सा है, जो भी है, तो टाइम विल हैव स्टॉप्ड एट दैट टाइम। Let's suppose कि एक बंदा है, he moves faster than the speed of light. No, and I say you can't do that. Okay, he has anti-gravity, or he's moving in backwards time. No. For him, time is moving backwards. No. You don't. Please don't ask me impossible questions. No, but if देखिए, हम ये कहते हैं कि nothing can move faster than the speed of light, and you're asking me a question which I cannot possibly answer. So okay, if there's a person, for him time is moving backwards, and there's a person, for him time is moving forwards. So between them, time in their relative respect of what they are observing, time must be moving the same for both of them. Not the distance, but for them, time is moving. The heartbeat is the same if they are the same person. So for them, in each moment, the time would have gone the same way from the beginning and to the end. But we know that the beginning of time happened when Big Bang happened, and the end of time, well, you could say that would never happen, or happens when nothing exists. We don't know what was before the Big Bang. We are not even going to talk about that. We are talking about very simple things. Okay. But we know that the time begins when Big Bang started. So if the time between them was for them was same, then the beginning of time and the end of time's distance are not same. Therefore, this is incorrect. Maybe. सर, हमने पूरे लेक्चर में ये बात कही कि टाइम डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर। सर, तो अगर हम ये कहें कि ऑब्जर्वर इमोर्टल हो जाए खुद, तो उसके लिए तो फिर टाइम अनलिमिटेड हो जाएगा ना सर। तो उस लिहाज से फिर टाइम स्टॉप हो जाएगा या फिर सब कुछ चलेगी, लेकिन क्या होगा फिर? देखें, मुझे ये पता है कि मैं जब मर जाऊंगा तो कायनात तो चलती रहेगी, कि वक्त मेरे जाने से रुकेगा नहीं। मुझे काफ़ी हद तक ये यकीन है, क्योंकि बहुत से लोगों को हमने मरते हुए देखा, वो उसके बावजूद वक्त तो आगे चलता चला गया, लेकिन जो मर गया उसके लिए तो वक्त रुक गया। अब उसके एहसासात ही ख़त्म हो गए, अब बस वो हिज एटम्स मॉलिक्यूल्स और कुछ नहीं। सो दैट्स इट, टाइम हैज़ एंडेड फॉर दैट पर्सन। हमारे लिए तो चलता चला जाएगा, जब हम मरेंगे तो बाकी दुनिया चलती चली जाएगी। जी सर, थैंक यू फॉर अ वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर। सो आपने कहा कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है इन वैक्यूम, सो व्हाट इफ द स्पीड ऑफ लाइट वुड हैव हैड अ डिफरेंट नंबर, तो उस वक्त यूनिवर्स कैसे होगी? ज़्यादा होती है, अगर कम होती है तो यूनिवर्स किस तरह से होती है? ओके, सो इफ द स्पीड ऑफ लाइट
had a different number. It was not 3 lakh kilometers per second. Suppose it was 2. So how would it change the universe? In many different ways. क्योंकि आप फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स ऑफ नेचर को फिर छेड़ रहे हैं इस तरह से. इट विल बी अ डिफरेंट यूनिवर्स. अगर स्पीड ऑफ लाइट को आप हाफ कर लें तो आपका जो फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट है, जिसकी यहाँ ब्लैक होल में कुछ वक्त पहले बात हुई थी, अल्फा इज इक्वल टू E²/h⁻c. तो इस c को अगर आप आधा कर लेते हैं तो अल्फा डबल हो जाता है, जिसका मतलब ये कि एटम्स की प्रॉपर्टीज़ बदल जाएंगी. अब वो किस तरह से बदलेंगी ये मैं कैलकुलेशन के बगैर बता नहीं सकता, लेकिन इट विल बी अ वेरी डिफरेंट यूनिवर्स, टोटली डिफरेंट यूनिवर्स. सो वी आर डन. ओके, थैंक यू.